नमस्कार दर्शकों, प्रद्युम्न ज्ञान कुंड में आपका स्वागत है। एक ऐसा चैनल जो आपको एकेडमिक लेवल से कॉम्पिटिटिव लेवल तक मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और तैयार भी है। आज हम सब इतिहास के अति महत्वपूर्ण विषय मैसूर राज्य की चर्चा करेंगे, जिसमें आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। अंग्रेजों और मैसूर राज्य के बीच हुई लड़ाइयों का इसमें जिक्र होगा। साथ ही जिक्र होगा इतिहास की एक महत्वपूर्ण शख्सियत टीपू सुल्तान का। उसके शासन के तरीकों को भी हम इसी वीडियो में सीख कर जाएंगे। पेपर सेट करने वालों का यह अति प्रिय विषय है, क्योंकि यह बार बार आपसे पूछा जाता है और कम चर्चा में रहता है। केवल एकेडमिक और कंपटीशन वाले ही क्यों, भारत के हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने इतिहास से परिचित हो और जानने का प्रयास करे। आज हम इसे इतने अच्छे तरीके से सीख जाएंगे कि निश्चित रूप से आपको आनंद आने वाला है। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, अरे अपने पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। इसी मोटिवेशन के साथ आज हम अपने टॉपिक को शुरू करेंगे। मैसूर राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। हम उससे पहले हम कहानी नुमा अंदाज में यह जान लेते हैं कि मध्यकालीन भारत का जब समय था तो विजयनगर साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था निश्चित ही बहुत अच्छी थी, लेकिन विजयनगर साम्राज्य का पतन भी होता है। तालीकोटा की लड़ाई 1565 में लड़ी गई और इसी में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद मैसूर पे वाडियार वंश का शासन चलता है, जिसमें चिक्का कृष्णराज द्वितीय का शासन चलता है। लेकिन वास्तविक सत्ता नंदराज और देवराज के हाथों में होती है। अब कहानी के माध्यम से हम ये स्टोरी बेस बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। नंदराज और देवराज के वास्तविक सत्ता हाथ में रहती है। उसी समय नंदराज की सेना में हैदर अली नाम का एक व्यक्ति भर्ती हो जाता है और अपनी कुशलता के दम पर 1760 ईस्वी में हैदर अली नाम का व्यक्ति मैसूर का शासक बनता है। हमने यह समझा कि किस प्रकार से अपनी कुशलता के दम पर हैदर अली मैसूर का शासक बन जाता है। अब मैसूर राज्य के दो कड़े प्रतिद्वंदी हैं, एक है निजाम और दूसरे हैं मराठा। एक है निजाम, दूसरे हैं मराठा। यह बेसिकली अवसरवादी थे। जब अंग्रेजों और मैसूर राज्य की लड़ाई होती है तो कभी यह अंग्रेजों का साथ देते हैं तो कभी यह मैसूर राज्य का साथ देते हैं। तो निजाम और मराठा हमने यह समझा कि यह मैसूर राज्य के कड़े प्रतिद्वंदी थे। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों और मैसूर राज्य के बीच में 4 लड़ाइयाँ होती हैं, जिसमें से पहली लड़ाई में मैसूर राज्य विजयी होता है और अगली 3 लड़ाइयों में अंग्रेज विजयी होते हैं। पहली लड़ाई में तो मैसूर राज्य विजयी होता है और अगली 3 लड़ाइयों में अंग्रेज विजयी होते हैं। अब हम टॉपिक वाइज धीरे धीरे चर्चा करते जा रहे हैं। अब पहले आंग्ल मैसूर युद्ध की हम अच्छे से चर्चा करेंगे। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। आंग्ल मैसूर युद्ध, चूंकि ये हैदर अली का समय है तो हैदर अली ने ही निश्चित रूप से इसमें नेतृत्व किया होगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की चर्चा हम करने जा रहे हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध यह लड़ा गया था 1767 से लेकर 1769 के बीच में। 1767 से लेके 1769 के बीच में पहला आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा जाता है। और हमने जैसा बताया कि मैसूर राज्य के कड़े प्रतिद्वंदी निजाम और मराठा थे, इसलिए निजाम और मराठाओं ने इस युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली चूंकि मैसूर राज्य से नेतृत्व कर रहा था और आंग्ल जो थे यानी अंग्रेज जो थे वो मद्रास प्रेसिडेंसी से, और मैसूर राज्य की भिड़ंत होती है। लेकिन हैदर अली अपनी कुशलता के दम पर अंग्रेजों को ढकेलते हुए मद्रास तक ले जाता है और फाइनली यह युद्ध 1769 में जाकर
मद्रास की संधि के साथ समाप्त हो जाता है। मद्रास की संधि के साथ समाप्त हो जाता है। चूंकि मैसूर राज्य ढकेलते हुए अंग्रेजों को मद्रास तक ले जाता है, इसलिए इसमें मैसूर विजयी होता है और अंग्रेज हार जाते हैं। मद्रास की संधि में दोनों पक्षों ने अपने जीते हुए प्रदेश वापस कर देते हैं और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। अब चर्चा करेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, आपको इसको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की चर्चा करेंगे। हमने देखा पहले आंग्ल मैसूर युद्ध को हमने अच्छे तरीके से समझा। अब इसी दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के लास्ट में आते हैं टीपू सुल्तान। अब इसी में उनका प्रवेश होगा, लेकिन अभी हैदर अली चूंकि जीत चुका है, इसलिए दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत हैदर अली के ही द्वारा होती है। तो अब आइए चर्चा करते हैं दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था वो लड़ा जाता है 1780 से 1784 के बीच। कहने को तो यह युद्ध 5 साल तक का था, लेकिन 5 साल चल नहीं पाता है। जो फाइनली जो निर्णायक लड़ाई लड़ी जाती है वो 1781 में लड़ी जाती है, जिसको पोर्टो नोवा की लड़ाई कहते हैं। जिसको पोर्टो नोवा की लड़ाई कहते हैं। कभी कभी आपसे सब लड़ाइयाँ पूछ देता है, इसीलिए यह अति महत्वपूर्ण है। पोर्टो नोवा की लड़ाई कही जाती है और इस पोर्टो नोवा की लड़ाई में अंग्रेजों की तरफ से आयरकूट, जी हाँ, ये वही आयरकूट है जब अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की लड़ाई हुई थी, वांडी वॉश की लड़ाई, तो उसमें आयरकूट ने ही अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व किया था। तो यह ऑलरेडी बहुत ट्रेंड था और 1781 में पोर्टो नोवा की लड़ाई में यह क्या करता है, मैसूर राज्य को हरा देता है। और ये भी देखिए जो निजाम मराठा थे, चूंकि पहले युद्ध में मैसूर विजयी हो जाता है, इसलिए इस बार दूसरे युद्ध में निजाम और मराठा मैसूर राज्य के साथ आ जाते हैं। लेकिन चूंकि आयरकूट की चपलता और चालाकी की वजह से निश्चित रूप से अंग्रेज इसमें विजयी होते हैं और पोर्टो नोवा की लड़ाई में के साथ ही द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लगभग अंग्रेजों के पक्ष में आ जाता है। इसमें हैदर अली घायल हो जाता है और 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। 1782 में हैदर अली की, देखिए हम कहानी के माध्यम से कितने अच्छे तरीके से सीख रहे हैं। तो कहानी जो होती है वो इतिहास को समझने के लिए सबसे आसान जरिया होता है, क्योंकि अगर हम फैक्ट पढ़ते जाएंगे तो ये हमारे दिमाग से मिस होता जाएगा। लेकिन देखिए किस प्रकार से हम कितने अच्छे से कहानी नुमा अंदाज में अगर सीखेंगे तो हम पहले को भी समझ गए और दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को भी समझ गए। तो 1782 में मृत्यु हो जाती है हैदर अली की। अब इसका पुत्र जो कि टीपू सुल्तान है वो युद्ध को संभालता है और किसी तरह से खींचते खांचते ये 1784 तक ले जाता है और 1784 में मंगलौर की संधि होती है। मंगलौर की संधि होती है और मंगलौर की संधि के साथ ही यह युद्ध समाप्त हो जाता है। लेकिन हम समझ गए चूंकि इसमें अंग्रेज विजयी हो जाते हैं और हैदर अली की भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अब फाइनली टीपू सुल्तान आ चुका है और टीपू सुल्तान ने 1784 में मंगलौर की संधि के साथ इस युद्ध को समाप्त किया। अब वो आगे तीसरी लड़ाई के लिए खुद को प्रिपेयर करेगा। किस प्रकार से करेगा हम उसकी भी चर्चा करेंगे। हमने दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समझ लिया। निजाम मराठा इसमें इस बार मैसूर के साइड थे। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सीखते जा रहे हैं। अब चर्चा करेंगे तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की, जिसकी तैयारी अब टीपू सुल्तान कर रहा है। लेकिन उससे पहले उस शख्सियत के बारे में भी जानने का प्रयास करें जो इसकी तैयारी कर रहा है, अर्थात टीपू सुल्तान। अक्सर आप देखते होंगे आजकल की न्यूज़ में भी टीपू सुल्तान चर्चा में रह ही जाता है। तो आज हम उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। वह निश्चित रूप से पढ़ा लिखा शासक था, वह धर्मनिरपेक्ष शासक था। उसके सिक्कों पर कहीं ना कहीं उसके सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र अंकित होते थे और वह निश्चित रूप से धर्मनिरपेक्ष शासक हम कह सकते हैं। तो टीपू सुल्तान
इनके जो पिताजी थे, जो कि हैदर अली, हम लोग जान चुके हैं अभी, वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो टीपू सुल्तान को पढ़ाना चाहते थे और उन्होंने खांडे राव नाम के ब्राह्मण की नियुक्ति की। किसकी नियुक्ति की? देखिए, ब्राह्मण की नियुक्ति किया। हैदर अली ने ब्राह्मण की नियुक्ति की टीपू सुल्तान को पढ़ाने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कितनी इंटरेस्टिंग बात थी उस समय। ये मध्यकालीन की समय की बात कर रहा हूँ, इस समय की बात नहीं हो रही है। तो खांडे राव ब्राह्मण की नियुक्ति करते हैं हैदर अली, किसको पढ़ाने के लिए? टीपू सुल्तान को पढ़ाने के लिए। टीपू सुल्तान पढ़ता है, उसको कई भाषाओं का ज्ञान भी होता है और जैसा मैंने बताया कि वो अपने आप को बाकी शासकों से थोड़ा सा अलग रखता था, क्योंकि उसकी विदेश नीति भी अच्छी थी। और थॉमस मुनरो ने टीपू सुल्तान के बारे में कहा कि नई नीति से चलने वाली अशांत आत्मा है टीपू। मतलब कि उस समय नई नीति से चलने वाली अशांत आत्मा थॉमस मुनरो ने टीपू सुल्तान को बताया। टीपू सुल्तान ने जब ये शासन संभालता है तो 1787 में जाकर यह अपने आप को खुलेआम बादशाह की उपाधि खुद ले लेता है। और चूंकि यह विदेशों से मदद मांगता था, इसने एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था जो भारत और फ्रांस की मैत्री का सूचक था। मतलब उस समय भी यह सोचता था कि विदेशों से भी राय लेना चाहिए, विदेशों से भी एक संबंध बनाने चाहिए। तो मध्यकालीन समय का शासक, और सोचिए किस तरह से विदेशों से संबंध बना रहा है। यह निश्चित रूप से विदेशों से वो मदद मांगता था। कुस्तुनतुनिया हुआ, मॉरिशस हुआ, काबुल हुआ, फ्रांस हुआ, ये सबसे मदद भी मांगता था। तो उस समय ये बहुत इनिशिएटिव लिया उसने, और ये निश्चित रूप से उस समय तो कहीं किसी के द्वारा नहीं देखा जाता था। तो यह उस समय शासन करते हुए टीपू सुल्तान की ये सब क्वालिटी निश्चित रूप से उम्दा है। और अगर वो आधुनिक में होता तो आप विचार कर लीजिए वो कितना आगे जाता। ये हाल तब का है, मध्यकालीन भारत का है। उस समय टीपू सुल्तान किस प्रकार से विदेशों से मदद मांगता था। और इसने, मैंने बताया ना कि फ्रांस श्रीरंगपट्टम में इसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया जो भारत और फ्रांस की मैत्री का सूचक भी था। इसने जैकोबिन क्लब की स्थापना की। जैकोबिन क्लब जो होता है वो जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो वहाँ का जो चिंतनीय समूह था उसको जैकोबिन क्लब कहते हैं। तो इसने जैकोबिन क्लब की भी स्थापना की। मतलब बहुत से अच्छे अच्छे काम टीपू सुल्तान ने किए। और साथ ही जो कि हम चर्चा कर रहे हैं जिस विषय की, टीपू सुल्तान साथ ही में किसानों का भी हितकर था, हिंदुओं का भी हितकर था। और कहीं ना कहीं उसने जमींदारी व्यवस्था को समाप्त किया। जो दक्षिण भारत के जमींदार होते हैं उनको पोलीगार कहते हैं। ये निश्चित रूप से आपसे पूछा भी जाता है कई बार कि पोलीगार शब्द से आप क्या समझते हैं। तो पोलीगार जो थे वो दक्षिण भारत के जमींदार थे और टीपू ने इन पोलीगारों को ही, मतलब बिजली व्यवस्था ही समाप्त कर दिया और डायरेक्ट किसानों से अपना कांटेक्ट बनाया। कई प्रकार की चीज़ें इसने माफ़ कर दी, कई कर को माफ़ कर दिया। तो यह निश्चित रूप से एक अच्छा धर्मनिरपेक्ष शासक था। हमने टीपू सुल्तान के बारे में समझा। अब ये टीपू सुल्तान तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में जाता है। किस प्रकार से तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में जाएगा, अभी तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध की चर्चा करनी बाकी है। हमने टीपू सुल्तान को देखा, 2 युद्धों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है, यदि आपको मेरा तरीका अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़िए। और ये हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके साथ मैंने मैथमेटिक्स, मैंने हिंदी और इंग्लिश से रिलेटेड 2 अक्टूबर को मैंने गांधी जी से संबंधित भी थॉट रखे, आप उसको भी जरूर सुनिए। तो यह आपका चैनल है, इसलिए आप इसको आगे बढ़ाते रहिए, सूत्रधार बनिए इस चैनल के। और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखिए, अपने माता पिता को साक्षात ईश्वर मानते हुए उनका खूब ध्यान रखिए और राष्ट्र सेवा की भावना अपने अंदर प्रबल कीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।